अब आता है मेरा लास्ट टॉपिक जो कि है लॉ एट वर्क प्लेस। तो लॉ एट वर्क प्लेस बहुत ही इजी टॉपिक है। ऐसे लॉ जो कि आप वर्क प्लेस पे बेसिकली यूज करते हो वो मेरा लॉ एट वर्क प्लेस है। ठीक है, सबसे पहले होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरी वर्क प्लेस में फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले है मेरा डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हमें पता ही है, जेंडर के बेस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे जो भी तरह का बायसनेस होती है उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। So even after the full-fledged law designed against discrimination, employers continue discriminating their employees on the basis of their race, religion, gender, age, nationality, disability, etc. Not only at workplace is discrimination prevalent, commonly in hiring, promotion, discipline and termination as well. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर लिखा क्या गया है कि इंडिया के अंदर भले ही डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो बेसिकली लोगों को हायर करते हैं, वो एम्प्लॉयज को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वहां पर बायसनेस करते हैं। किसके बेसिस पे? रेस, रिलीजन, जेंडर, इन सभी के बेसिस पे, बहुत सी चीजों के बेसिस पे वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इसके साथ साथ सिर्फ वर्क प्लेस में नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है वो ऑफिस में आए हैं तब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तब तो होता ही है। उसके साथ साथ ऑफिस में आने तक का उसका जो बेसिकली जो सफर है, जो उसका पूरा टाइम है कि हायरिंग कब हो रही है, कैसे उसका प्रमोशन हो रहा है, इस पूरे चक्कर में भी वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि स्प्रेडिंग मैलेवलेंट एंड अनट्रू रूमर्स एट वर्क प्लेस। तो कुछ रूमर्स को स्प्रेड करना भी एक एग्जाम्पल हो गया डिस्क्रिमिनेशन का। साथ साथ किसी एम्प्लॉय को थ्रेटन करना, उसको डोमिनेट करना, आइसोलेटिंग एंड इंडिविजुअल सोशली एंड प्रोफेशनली इन द ऑफिस, मतलब किसी भी पर्सन को आइसोलेट करके रखना, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है, उसके अपीयरेंस की वजह से, उसके जेंडर की वजह से, उसके ओरिजिन की वजह से। नेक्स्ट है मेरा डेलिबरेटली डिस्करेजिंग और हिंडरिंग एन एम्प्लॉय इन हिज हर जॉब। तो किसी को बेसिकली उसकी काम ना करने देना। नेक्स्ट है मेरा उसको अब्यूजिव लैंग्वेज बेसिकली यूज करना उसके लिए। फिर डिसमिसिंग वन फ्रॉम हिज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो किसी को उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग कर देना। फिर इम्पोजिंग अनरियलिस्टिक डेडलाइन इंटेंशनली, तो कोई ऐसी डेडलाइन रखना, मतलब एक ऐसा काम करवाना जो, और उस पर ऐसी डेडलाइन रखना कि वो काम उस डेडलाइन पे हो ही नहीं सकता है, तो ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। उसके साथ साथ है होल्डिंग बैक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। फिर क्रैकिंग ऑफेंसिव, जो कोई ऐसा जो किसी के लिए बेसिकली क्रैक करना जो उसको हो सकता है कि उसको ना अच्छा लगे। फिर कॉजिंग अननेसेसरी प्रेशर, किसी पर्सन पे बहुत ज्यादा वर्कलोड डाल देना। फिर मेकिंग एन एम्प्लॉय सिट आइडल विदाउट एनी वर्क, तो उसको किसी भी पर्सन को काम ना देना, उसको बेसिकली आइसोलेट करके रखना ही। और होल्डिंग बैक डिजर्व लीव प्रमोशन, और किसी को प्रमोशन ना देना, उसकी ट्रेनिंग को रोक देना। ये सभी चीजें मेरी डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस को शो करती हैं, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर है नो प्रॉपर पे। तो हम लोग को पता है कि जो पे है, जिस हिसाब से आपसे काम करवाया जा रहा है, उस हिसाब से अगर आपको पे नहीं मिले तो वो मेरी नो प्रॉपर पे के अंदर आता है। जैसे कि नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, सम एम्प्लॉयर्स ओपनली फेल टू पे एम्प्लॉयज फॉर द टाइम दे वर्क। दिस हैज बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर एम्प्लॉयज, एज इवन आफ्टर वर्किंग फ्रॉम होम एट नाइट एंड नॉन स्टॉप ऑन वीकेंड रिस्पॉन्डिंग टू अ ह्यूज स्टैक ऑफ ईमेल, दे डोंट गेट व्हाट दे डिजर्व। मतलब आपसे जितना काम करवा रहे हैं उस हिसाब से अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो वो मेरी नो प्रॉपर पे के अंदर आ गया। और बेसिकली इसको बोल सकते हो, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, इसको बचाने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया है, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 मेंशन दैट द एम्प्लॉय शुड रिसीव वेजेस ऑन टाइम एंड विदाउट एनी अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब जितना आपने टाइम के हिसाब से काम किया उतनी आपको वेज मिलेगी डेली बेसिस पे, और यहाँ पर कोई भी अनऑथराइज्ड डिडक्शन आपके वेज से नहीं होगा। सो सेक्शन 6 रिक्वायर्स दैट एम्प्लॉयज आर पेड इन द मनी रादर देन इन सम अदर काइंड, thus your employer cannot force you to work off the clock or overtime without any additional pay। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आपका जो एम्प्लॉय है बेसिकली, है ना, उसको आप लोग ओवर टाइम नहीं करवा सकते, और अगर आप लोग ओवर टाइम उसको करवा रहे हो तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा पे वहां पर उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे लॉज मेरे इस डिस्क्रिमिनेशन को बेसिकली काउंटर एक्ट करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है मेरा डिप्रीवेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। तो जो भी मेरे एम्प्लॉय है उनको इंश्योरेंस ना देना हेल्थ से रिलेटेड, और उनकी सोशल सिक्योरिटी पे बेसिकली उनको डिप्राइव करके रखना। सो आफ्टर गेटिंग एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस यू मे गेट डिप्राइव्ड ऑफ इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। सो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस इज अ सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड। अब देखो यहाँ पर बेसिकली मैंने कैसे समझाया इसको, लॉ एट वर्क प्लेस में क्या है कि मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम बताई है और उससे रिलेटेड क्या क्या बेसिकली लॉज हैं वो यहाँ पर मेंशन किए मैंने। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा लॉ है? सबसे पहले अगर आपको इंश्योरेंस नहीं मिल रहा तो उस हिसाब से एक एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस है जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है। सो फॉर ऑल एम्प्लॉयज, अब यहाँ पर इसका क्राइटेरिया है कि जो एम्प्लॉयज जो 15,000 कमाते हैं और उससे कम कमाते हैं तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट 4.75% और 1.75% या फिर टोटल 6.5%। तो ये इसका क्राइटेरिया है कि कैसे कैसे कौन से एम्प्लॉयज हैं, उनकी वेज क्या है, उस हिसाब से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, दिस स्कीम प्रोवाइड्स द एम्प्लॉय एज वेल एज देयर फैमिलीज विद मेनी बेनिफिट सच एज मेडिकल बेनिफिट एंड कैश बेनिफिट। तो ये जो मेरी स्कीम है ये एम्प्लॉयज को मेडिकल और कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। दिस स्कीम इज ऑल्सो यूजफुल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, और उनको मेडिकली भी एड प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डिसमिसल रिलेटेड लॉ। सो समटाइम्स यू मे गेट डिसमिस्ड बाय द एम्प्लॉयर इंटेंशनली एंड विदाउट एनी वैलिड रीजन। मतलब आपको डिसमिस कर दिया गया है, एम्प्लॉयर ने अपने आप से ही निकाल दिया है नौकरी से और कोई वैलिड रीजन भी नहीं दिया है। तो उससे रिलेटेड कौन से लॉज बने हुए हैं? सो इफ यू थिंक यू हैव बीन डिसमिस्ड विदाउट एनी नोटिस देन यू मे फाइल अ कंप्लेंट। तो वहां पर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कहां पर आएगा ये आएगा मेरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। सो अब इस लॉ के अंदर क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट अ वर्कमैन हु हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर ओवर अ ईयर कैन ओनली बी डिसमिस्ड आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिस। तो इस एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर क्या मेंशन है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, और वो 1 साल से किसी कंपनी के अंदर है, तो जो भी मेरा एम्प्लॉय है वो उसको डिसमिस नहीं कर सकता है। अगर उसको डिसमिस करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस से। ठीक है, in addition to this, the law states that proper and valid reason must be given before dismissal, और आपको एक proper reason भी provide करना पड़ेगा। So during the time of taking permission from the government, the firm should wait for the dismissal. रिडंडेंसी पे शुड बी गिवन सेट एट 15 डेज। तो वहां पर आपको रिडंडेंसी पे भी उस पर्सन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसको आप डिसमिस करना चाह रहे हो। और अ कंपनी कैन टर्मिनेट द जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ परमानेंट वर्कर ओनली फॉर प्रूवन मिसकंडक्ट। और आप किसी कंपनी जो है वो उस पर्सन का जॉब कॉन्ट्रैक्ट, अभी जॉब कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट वर्कर की बात कर रही हूँ मैं, जो उस कंपनी में बहुत टाइम से है, तो उसको आप तभी टर्मिनेट कर सकते हो जब आप प्रूव कर लो कि उस पर्सन ने मिसकंडक्ट किया है या फिर उसके बिहेवियर की वजह से आप उसको निकाल रहे हो। ठीक है, Indian laws requires a company to get permission for dismissing workers with planned closing even if it necessary for economic reason। तो अगर आपकी जो कंपनी है वो इकोनॉमिकली भी अगर नहीं प्रॉफिट कर रही है, उस केस में भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। The government may grant or deny permission for closing even if company is losing money on the operation। तो हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है वो इकोनॉमिकली इतनी ज्यादा अच्छी ना चल रही हो, लेकिन उस केस में भी गवर्नमेंट या तो उस जो पर्सन है मेरा उसको बेसिकली या तो वो ग्रांट कर सकती है उस परमिशन को या फिर वो डिनाई भी कर सकती है। ये पूरा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर है डेप्रीवेशन ऑफ मैटरनल लीव। तो जो मेरी वुमेन्स है ना, वो अगर प्रेग्नेंट है तो वहां पर कैसे उनको लीव प्रोवाइड होगी, वहां पर उनको कैसे डिप्राइव रखा जाता है। सो मेनी टाइम्स इट मे बी केस दैट एन एक्सपेक्टेड मदर मे बी डिप्राइव्ड द मैटरनिटी लीव जस्ट बिकॉज द कंपनी कॉल्स इट अगेंस्ट द कंपनी लॉ। सो इसके खिलाफ क्या बनाया गया है? सो द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 क्रिएट्स राइट्स टू द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फॉर एनी वुमेन एम्प्लॉय हु वर्कड इन एनी एस्टैब्लिशमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 80 days during the 12 months immediately preceding the date of her expected delivery। तो वहां पर वो जो बेसिकली जो वुमेन है उसको बेसिकली वहां पर पेमेंट मिलेगी, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा अगर उस लेडी ने बेसिकली अपने 12 मंथ के टेन्योर में कम से कम 80 दिन अगर उस कंपनी में काम किया है, तो उस केस में उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, फिर है मेरा डेप्रीमेशन ऑफ बोनस। तो यहाँ पर अगर आपका बोनस रोक दिया गया है तो उस केस के लिए भी कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि यू मे नॉट नो दैट योर एम्प्लॉयर इज डिप्राइविंग ऑफ द बोनस विच यू शुड गेट इफ यू वर्क इन एन एस्टैब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉयज। सो इसके अंदर एक एक्ट आता है जो कि है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 सेज दैट द पेमेंट ऑफ बोनस शुड बी प्रोवाइडेड टू पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अ सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट or on the basis of production or productivity. This act is applicable to the establishment employing 20 or more person. The minimum bonus, और आपको कितना मिनिमम बोनस मिलना चाहिए? 8.33% आपको अपनी सैलरी का बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, अब है मेरा पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी। सो ये क्या है? ग्रेट्युटी इन सिंपल वर्ड्स इज अ पार्ट ऑफ सैलरी दैट द एम्प्लॉयर रिसीव फ्रॉम हिज हर एम्प्लॉयर इन ग्रेटिट्यूड। मतलब अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, आपने अपना काम सही से किया है, तो उस केस में आपको एज अ रिवॉर्ड जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है उसको हम लोग ग्रेटिट्यूटी बोलते हैं। ग्रेट्युटी
और ये कैसे पे होता है? एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसने 5 या 5 से ज्यादा साल फुल टाइम काम करके उस कंपनी में अपने दिए हैं, वन शुड नो अबाउट द ग्रेट्युटी रिलेटेड लॉस टू चेक वेदर दे आर प्रोवाइडेड विद और नॉट। तो हर पर्सन को ये लॉस को चेक करते रहना चाहिए, जिसके अंदर जो लॉ आता है वो है पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 applies to establishment with 10 or more workers. Gratuity is payable to the employee if he or she resigns or retires. तो वो जो पर्सन है अगर वो रिटायर या फिर रिजाइन हो रहा है तो उस केस में उसको ग्रेट्युटी प्रिंसिपल ये जो पे है ये मिलनी चाहिए, और उसने उस पर्टिकुलर कंपनी में 5 या 5 से ज्यादा साल काम किया हो। द इंडियन गवर्नमेंट मैंडेट्स दैट दिस पेमेंट बी एट रेट ऑफ 15 days सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ रूल्स बनाए गए कि कैसे कैसे जो उसका पेमेंट है वो वहां पर उसको ग्रेट्युटी की तरह प्रोवाइड किया जाए। फिर है मेरा पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। सो समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन हैजार्डस वर्क्स मे बी नॉट बी विलिंग टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद कंपनसेशन इफ दे मीट विद एन एक्सीडेंट एट द वर्क प्लेस। तो बेसिकली सपोज करो कि एक आप ऐसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो जहां पर बहुत ज्यादा जो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैजार्डस हैं, तो उस केस में आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करा जाएगा अगर आप वहां पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो एक्ट क्या है? द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एम्स टू प्रोवाइड वर्कमैन or their dependents some relief in case of accident arising out of and in the course of employment। तो इस कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट बाय सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर्स टू देयर वर्कमैन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो। ठीक, फिर है मेरा डिप्राइविंग एम्प्लॉयज ऑफ प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग पीएफ भी बोलते हैं। तो अगर आपका पीएफ वहां पर आपसे उसको नहीं दिया जा रहा है तो उस केस में भी आप यहाँ पर एक लॉ लगा सकते हो। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो यहाँ पर एक रिटायरमेंट बेनिफिट है और हर एक कंपनी के अंदर 20 एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होने चाहिए। So it is a saving platform that help employees save a fraction of their salary every month that can be used in the event that you are rendered। तो बेसिकली यहाँ पर मैं बताती हूँ क्या होता है। सिंपल भाषा में जो पीएफ होता है वो आपकी सैलरी से हर रोज बच के रहता है और उसके बाद क्या होता है, हर रोज सैलरी में वो पैसा बचता रहता है। सेविंग प्लेटफॉर्म है। फिर एवरी वर्कर फेसेस वन प्रॉब्लम और द अदर एट द वर्क प्लेस। तो उस पीएफ में जो एक्ट होता है वहां पर भी ये जो फंड है ये आप यूज कर सकते हो। फिर है इन ऑर्डर टू फाइट फॉर योर ओन राइट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द लेबर। तो वही चीज यहाँ पर लिखी, इस सारी लॉज से आपको पता होना चाहिए और वर्क प्लेस में जो भी लॉज हैं ये आपको सारे जानने चाहिए और इनके बारे में पता लगाना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारी ये यूनिट खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।